Hello students, welcome back to our YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 4. In this lecture we will cover numericals on the Coulomb's law. ये अपने कॉन्सेप्ट का माइंड मैप है। जैसा कि हम अपने लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग करते ही हम क्विक माइंड मैप जरूर देखते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि हम किस पोजीशन के ऊपर है, कौन सा टॉपिक हम करने लग रहे हैं और आने वाले टॉपिक कौन से हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो कूलोम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इन दोनों की थ्योरी को कवर किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो कूलोम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैंने 3 तरह के कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। इन तीनों कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के अंदर या आपके बुक्स के अंदर गिवन हो। इससे हटकर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में आप देखोगे ऐसे न्यूमेरिकल्स जहां पर एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, उसको बैलेंस करने वाली जो फोर्स है वो वेट हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है और फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो कुछ ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसा कि देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहता है। ये कहता है कि एक बॉल आपके पास है ए, जिसका मास गिवन है 8 ग्राम, यानी कि इसका एम मान लेता हूँ, एम मीन 8 ग्राम। इसमें जो बॉल ए है ये वाली बॉल ए है। इसके पास चार्ज की वैल्यू जो है इसको Q1 माना हुआ है, तो यहाँ मैं Q1 लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये चार्ज की वैल्यू है। तो ये कह रहा है ए फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस वैल्यू. What must be the nature and the magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below the former ball? Fixed 5 cm below, यानी कि below या नीचे वाली, ये वाली। ये कह रहा है इस नीचे वाली बॉल को कितना चार्ज दिया जाए ताकि ऊपर वाली जो बॉल है, ए वाली जो बॉल है, वो रेस्ट में रहे, स्टेशनर रहे। तो ये देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जिसको हम नॉर्मली हम क्या लेते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग आर लेते हैं। तो आपके पास Q1 Q2 आर, तो Q1 आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, आर ये रहा 5 सेंटीमीटर। आपको Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा न्यूमेरिकल देखिए। अब अपना पॉइंट क्या है, आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसी तरह से ये जो चार्ज Q1 है, इसका जो वेट है वो किस तरफ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी ए। तो कितना वेट होता है, फॉर्मूला क्या होता है वेट का, mg। अब आपको पता है कि आपने इस mg को बैलेंस करना है ताकि ए जो है वो नीचे की तरफ मूव ना करे। तो इसका मीनिंग ये होगा कि बी वाली जो बॉल है वो ए वाले को ऊपर रिपेल करेगी, तभी ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉल बी को जो चार्ज देंगे वो प्लस का देंगे। तो सबसे पहले इसने ये पूछा था व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज। तो नेचर का मीनिंग क्या है कि इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाना चाहिए। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देंगे बॉडी बी को, तो ये देखिए बॉडी बी जो है Q1 को ऊपर की तरफ रिपेल करना स्टार्ट करेगी। और कितनी फोर्स से रिपेल करेगी, ऑब्वियस ही बात है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसी फोर्स से। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। K का मीनिंग 1/4πε0। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट होनी चाहिए वेट ऑफ द बॉडी के। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से आपने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया वेट से, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में बताया था। अब आपने क्या करना है, एफ ई की वैल्यू पुट करनी है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेट, वेट कितना है mg। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट करना है Q2 की वैल्यू को। तो Q2 को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी जो पार्ट है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो mg इंटू ये वाला जो पार्ट इधर जाएगा ये आर स्क्वायर डिवाइड में है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, K और Q1 ये इधर डिवाइड में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो m की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 8 ग्राम, बट आपने क्या करना है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी में मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 10, इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, इसलिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया और ये उसका होगा स्क्वायर, आर स्क्वायर, यानी कि डिवाइडेड बाय K। K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 9 ×
10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा इट विल बी लाइक दिस 4.44 × 10⁻⁷ कूलम, जो कि प्लस में होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया जा सकता है वेट से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये और भी इंटरेस्टिंग है। ये क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज -Q1 इज मूविंग अराउंड ए चार्ज +Q2। देखो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगी तभी ये रिवॉल्व करेगा। जैसे कि अर्थ और मून के बीच में अट्रैक्शन है और मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक चार्ज क्या हो माइनस और दूसरे वाला चार्ज क्या हो प्लस, और जो सेंटर में चार्ज होगा वो बड़ा होना चाहिए, जो रिवॉल्व करने वाला है वो चार्ज हमेशा छोटा होना चाहिए। हालांकि इसका यहाँ पर ज़्यादा इस स्टेटमेंट के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, बट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो चार्ज रिवॉल्व करने लग रहा है यानी कि -Q1, उसका हमें स्पीड और टाइम पीरियड का पता करना है, कितना टाइम पीरियड है और कितनी इसकी स्पीड है। तो देखिए आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये देखिए ये जो चार्ज है कुछ इस तरह से चार्ज Q2 के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अब जब कोई भी चीज रिवॉल्व करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ तो ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स काम करती है जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगती है। अब यहाँ पॉइंट क्या आता है, अगर सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो सेंटर पे जो लगने वाली जो फोर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर F जो है वो किसकी तरह काम करने लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। और आपको ये भी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। r यहाँ पर क्या माना है, रेडियस ऑफ द पाथ, m हमें क्या गिवन है, इस बॉडी का मास यानी कि -Q1 जो चार्ज है उसका मास हमने m माना हुआ है। v का मीनिंग क्या है कि ये कितनी स्पीड से रिवॉल्व करने लग रहा है, v स्पीड से। अब ये देखिए अब दोनों चार्जेस कैसे हैं, एक अपोजिट चार्जेस हैं तो वैसी बात है दोनों के अंदर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। तो ये F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह भी काम करने लग रही है। देखो फोर्स एक ही है, उसको फाइंड आउट करने के दो कंसेप्ट काम करने लग रहे हैं। सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग देखिए तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन देखिए तो ये फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलम्बिक जो फोर्स होती है उसकी तरह काम करने लग रही है। तो यही जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग KQ1Q2/r² अट्रैक्टिव फोर्स है। मैंने यहाँ पर इसका माइनस नहीं लिया है क्योंकि इसका मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ। तो ये एक ही फोर्स जो है उसको निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि mv²/r और ये जो फार्मूला KQ1Q2/r² ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक ही फोर्स को दो अलग अलग तरीके से निकाला जा रहा है। तो यहाँ से r कैंसिल आउट होने लग रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड और टाइम पीरियड। तो पहले तो हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड का जो फार्मूला है इसको m को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा KQ1Q2/m, यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा mr। तो इस तरह से आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो v की वैल्यू है इट इज इक्वल टू KQ1Q2/mr। तो ये तो आपका हो गया स्पीड का फार्मूला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। तो ये तो कॉमन सा पॉइंट है। टाइम पीरियड का मीनिंग आप समझते हो क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है, टाइम जो होता है वो किस तरह से निकालते हैं, वो निकालते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड से। अब ये देखिए जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा चार्ज, वो कवर करेगा सरकमफ्रेंस ऑफ द पाथ। सर्कुलर पाथ जो उसकी सरकमफ्रेंस वो कितनी होती है 2πr, और कितनी स्पीड से चलने लग रहा है v स्पीड से। तो आपने इस v की वैल्यू जो अभी जस्ट फाइंड आउट की थी यहाँ पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2πr, और v की वैल्यू डिवाइड में है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी mr डिवाइडेड बाय KQ1Q2। तो इस तरह से आपने देखा कि टाइम पीरियड की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर इस r को आप अंदर ले जाना चाहो तो ये r अंदर जाने के बाद में स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में क्या बन जाएगा 2π, ये जो r रूट से बाहर है अंदर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, एक r ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा mr² KQ1Q2। इस तरह से आपने
टाइम पीरियड की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो ये था आपका सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने क्या देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक ही तरह काम करने लग रही है। उसके बाद में देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है कि टू पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज दिस stay in limiting equilibrium on horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and table is same. Find mu. Mu mean coefficient of friction. तो ये देखो इसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि देखो दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये वाला है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 10 की पावर -7 कूलम, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 10 की पावर -7 कूलम। और दोनों का जो मास है, मास दोनों का वो भी इक्वल है m, ये q1 इज इक्वल टू q2। और दोनों के बीच का जो गैप ये वाला, ये गैप कितना गिवन है r, ये जो गैप है ये r है यहाँ पर। अब देखो इसमें होता क्या, हम किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स चेक करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं q2 की बात कर लेता हूँ, q2 पर q1 फोर्स लगाएगा ताकि q2 क्या हो जाए, रिपेल हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिपल्सन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, कुछ इस तरह होगी ये वाली। तो ये वाली फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। किसकी वजह से लग रही है, q1 की वजह से q2 पे। अब ये देखिए इसने बोला है यहाँ पर साफ साफ स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि चलने से पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है वो कंडीशन आ चुकी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं, दो बॉडीज जो है, ये वाली जो q2 है ये मूव करना चाहती है और जस्ट इससे थोड़ी सी फोर्स एक्स्ट्रा हो जाएगी तो ये मूव करेगी। इससे पहले वाली कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को जो मैं रिप्रेजेंट करने लग रहा हूँ, इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया मैंने, ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्मॉल f से। तो देखिए जब ये रेस्ट में रहेगी, क्योंकि अभी तक मूव नहीं कर रही है, लिमिटिंग के अंदर क्या होता है, बॉडी रेस्ट में ही होती है। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये इक्वल होगी, तभी ये क्या होगी, जो बॉडी है q2 वाली ये रेस्ट में रहेगी। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल एफ के इक्वल होगी। अब आप ये देखिए एफ ई की वैल्यू कितनी है, के q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपने कंसेप्ट पढ़ा है +1 के अंदर, आपने ये देखा है कि जब कोई भी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है तो पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ये आपने पढ़ा हुआ +1 के अंदर, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। एफ की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली रिएक्शन आर के। आर आपको पता है mg के इक्वल होती है। तो और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं या कोफिशिएंट लगाते हैं, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और r इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं mg। तो इस तरह से यहाँ म्यू की वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है। तो f की वैल्यू आपने पुट की म्यू mg। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि म्यू की वैल्यू आ जाएगी के q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो mg यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके ये डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको सब कुछ गिवन है, आपको m की वैल्यू गिवन है, g आपको ऑलरेडी पता होता है, k की वैल्यू पता है, q1 q2 दोनों इक्वल है, और r की वैल्यू भी गिवन है। इस तरह से आप म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया सोल्व करने के लिए। उसके बाद में देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट सेकंड। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से 3 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आते हैं और इसमें काफ़ी बच्चे गलतियां भी करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं, ये क्या कहता है, 2 आइडेंटिकल चार्ज Q ईच आर केप्ट एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है चार्ज की वो Q है, और दोनों के बीच में जो गैप गिवन है वो R है। ए थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव 2 चार्जेस, यानी कि बीच में कहीं पर या साइड में कहीं पर चार्ज q रखा गया है, दोनों को लाइन जो ज्वाइन करती है उसके ऊपर। तो ये कह रहा है कि इफ ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द स्मॉल चार्ज q। यानी कि इसने देखो क्या बोला है कि ये कहता है कि दोनों चार्जेस के दाएं बाएं कहीं पर भी हम स्मॉल q चार्ज रखते हैं
तो इसने पूछा व्हाट इज़ द साइन, यानी कि इसने ये नहीं कहा कि ये पॉजिटिव है, ये आप पे डिपेंड कर दिया कि ये जो माइनस है या प्लस है ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपने ये भी देखना है कि उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर आपने ये भी देखना है कि उस चार्ज की पोजीशन कहाँ होगी। तो पहली बात तो ये देखिए कि बीच में हम प्लस चार्ज को रखेंगे तो ये दोनों चार्जेस जो हैं और वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर अगर मैं यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, अगर ये बीच वाला चार्ज पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ये वाला जो चार्ज है इस पे दोनों चार्जेस की वजह से रिपल्सन लगेगी, क्योंकि ये कैपिटल क्यू वाला भी इसको रिपेल करेगा और ये स्मॉल क्यू वाला भी इसको रिपेल करेगा। यही पॉइंट इसके लिए होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हम नहीं रख सकते, क्योंकि जो दोनों साइड वाले जो फोर्स है उन पे नेट जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से ये लगातार एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो ये होता है कि दोनों के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि साइड वाले जो फोर्सेज हैं, चार्जेस हैं, उन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करनी चाहिए ताकि नेट फोर्स उनके ऊपर क्या रहे, जीरो रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव चार्ज लेके चलेंगे। अभी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार इरेज करने लग रहा हूँ। तो ये देखिए, तो आपको ये पता लगा कि दोनों चार्जेस के बीच में हमें नेगेटिव का चार्ज रखना पड़ेगा। अब देखें, हम चेक करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कि स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, और साइन पता लग गया आपको, और इसकी पोजीशन यानी कि कहां पे इसको रखना चाहिए। तो देखो, मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको मैं पी पॉइंट बोल देता हूं। आपको पता है दोनों के बीच का जो गैप है वो आर गिवन है, यानी कि नेट जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के साइड वाले चार्जेस के बीच में वो आर डिस्टेंस गिवन है। तो मैं पी पॉइंट का जो गैप है वो एक्स मान लेता हूं ए से। तो आप समझ गए ये वाला गैप कितना बनेगा, ये बनेगा आर माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि पी पे कौन कौन सी फोर्स काम करने लग रही है। तो ये देखिए, ए वाला चार्ज प्लस है, पी वाला चार्ज माइनस है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पी वाले चार्ज को ए वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है इस तरफ लगने लग रही है। इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया एफ ए, फोर्स बाय चार्ज एट ए। किस पे लगने लग रही है, चार्ज एट पी पे। इसी तरह से देखो, बी पे जो चार्ज रखा है वो वाला पॉजिटिव है और पी पे चार्ज नेगेटिव। तो बी वाला भी क्या करेगा, पी वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा एफ बी से। अगर ये पी वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि दोनों जो चार्जेस, दोनों जो फोर्सेज है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेज को इक्वल पुट कर देते हैं। तो एफ ए का मैग्नीट्यूड और एफ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एफ ए और एफ बी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एफ ए किसकी वजह से, ए और पी की वजह से। तो आप क्या करते हो, फोर्स दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ए और पी के बीच में डिस्टेंस कितनी माननी है आपने, एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एफ बी यानी कि बी और पी वाले चार्ज के बीच में दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। पी और बी के बीच में जो गैप है वो कितना है, आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए, के से के कैंसिल आउट होने लग रहा है, क्यू से कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो गया। काम अपना बिल्कुल आसान हो गया। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेते हैं तो रूट लेने के बाद में स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर माइनस एक्स। तो आपने क्या देखा, इस एक्स को इस तरफ लाएंगे, ये वाला जो एक्स माइनस वाला इसको इधर लाते हैं तो एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आर। तो आपने क्या देखा, एक्स की वैल्यू क्या आने लग रही है, आर बाई 2। इससे ये पता लगता है कि ये वाला जो चार्ज है दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या है, r बाई 2, यानी कि टोटल डिस्टेंस का हाफ, यानी कि बिल्कुल बीच में होगा। तो ये तो पहला पॉइंट आपको पता लग गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द चार्ज। साइन आपको मैंने बता दिया, आपको पता लग गया साइन का भी, आपको पता लग गया पोजिशन का भी। अब देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि इस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस चार्ज की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ए पे लगने वाली फोर्स चेक करते हैं, बी पे चेक कर लो चाहे ए पे कर लो, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो मैं ए पे चेक कर लेता हूं। अब ये देखो, ए पे कौन कौन सी फोर्स लगने लग रही है। ए पे बी वाला फोर्स लगा रहा है, किस तरफ, बाहर की तरफ। तो कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, ऑब्वियसली बात है दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगी। तो इसको मैंने बोल दिया, एफ बी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एफ बी ले चुके हैं, मैं इसको एफ बी डैश नाम दे रहा हूँ, बी वाले चार्ज की वजह से ए पर फोर्स। और
पी वाला चार्ज भी क्या करेगा, देखो ए वाले पे फोर्स लगाएगा, बट आप ये बताइए कि ए वाला तो पॉजिटिव चार्ज है और बी वाला कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, और इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी होगी, ए पे क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से कितनी फोर्स लगेगी और किस तरफ लगेगी, तो अट्रैक्टिव लगेगी। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, इस तरफ, ये फोर्स हो गई एफ पी की वजह से। अभी आपने क्या माना था कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली दोनों फोर्सेस, ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तो इसी पॉइंट का आप यूज करेंगे और दोनों को इक्वल एंड अपोजिट पुट कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि एफ बी डैश जो है वो एफ पी के इक्वल होनी चाहिए। एफ बी डैश की वैल्यू क्या होती है, एफ बी डैश का मीनिंग ए और बी वाले चार्ज के बीच की फोर्स, तो वो क्या आएगी, क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। एफ पी यानी कि ये वाली फोर्स ए और पी वाले के बीच में, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं इस एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ साथ के साथ, के क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर बाई टू, तो आर बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो आर बाई फोर बनेगा, ये फोर ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपने इन दोनों को देखना है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल आपस में, तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट होने लग रही है, स्मॉल के से स्मॉल के कैंसिल आउट, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल आउट, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या रहा, आपके पास बचा इस वाले साइड में कैपिटल क्यू और इस वाले साइड में बचा है फोर स्मॉल क्यू। तो आपको क्या निकालना था, आपने स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाय फोर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बीच में जो चार्ज होगा वो साइड वाले चार्ज के 4 टाइम्स कम होगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। 2 point charges E and 4E are fixed at a distance A apart. Where should a third point charge small q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में था ऑल चार्जेस में भी इन इक्विलिब्रियम, इस वाले में इट, यानी कि हमें बाकी चार्जेस से लेना देना नहीं है, हमें चेक करना है कि ये जो बीच में जो चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, ये वाला इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और इन विच केस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। यानी कि जो क्यू है ये वाला आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, ऊपर वाले केस में मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है और नीचे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज लिया है। दोनों केस में जो है हमने माना है कि इन दोनों पे नेट फोर्स 0 है। और आप ट्राई भी करके देखिए, बीच वाले चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है बाकी चार्जेस की वजह से, बाकी दोनों चार्जेस की वजह से वो अपोजिटली काम करने लग रही है, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 बनेगी। बट पॉइंट यहाँ ये आता है कि दोनों केस में नेगेटिव वाला चार्ज लेते हैं और पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो उस केस में इक्विलिब्रियम बनेगा बीच वाले चार्ज के लिए, तो उनमें से स्टेबल कौन सा होगा और अनस्टेबल कौन सा होगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल का पॉइंट पहले ही चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमने मान लिया कि इस पे नेट फोर्स 0 है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अब ये देखिए, दोनों साइड वाले चार्ज पॉजिटिव है और बीच में जो आपने पहले केस में नेगेटिव चार्ज रखा है, ये जो है नेगेटिव है, माइनस क्यू है ये। तो अब ये देखिए, इस माइनस क्यू वाले को स्मॉल ई भी अपनी तरफ खींचना चाहता है और ये 4E भी अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल बीच में नहीं रखा है, क्योंकि अगर बिल्कुल बीच में रखेंगे तो 4E की जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए स्मॉल क्यू जो है वो छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब ये दोनों फोर्सेस, दोनों जो चार्जेस हैं इसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अगर इस नेगेटिव को किसी भी तरफ, लेफ्ट या राइट में किसी भी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो उसी तरफ वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और ये परमानेंटली उसी चार्ज की तरफ चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस माइनस क्यू को मैंने हल्का सा राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने के बाद में ये लगातार 4E की तरफ जाने लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इसको हल्का सा राइट में शिफ्ट किया तो 4E की जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है E वाली की फोर्स के कंपैरिजन में। इसलिए ये जो चार्ज है वो परमानेंटली किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, 4E के पास चला जाएगा। तो ऐसे केस में आपने क्या देखा कि जो माइनस E चार्ज है वो वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। इस वाले केस में आप देखोगे कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट सेकंड केस में देखिए आप, सेकंड वाले केस में क्या होने लग रहा है, सेकंड केस में बीच वाला चार्ज है पॉजिटिव और साइड वाले दोनों चार्जेस भी क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों चार्ज इसको अपनी तरफ नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि
प्लस ई भी पॉजिटिव, स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव, तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। इधर 4e वाला पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, तो 4e भी इसको रिपेल करेगा। यानी कि दोनों ही चार्ज इसको अपने से दूर भगाना चाहते हैं। ऐसे केस में ये किसी भी चार्ज की तरफ चला जाएगा तो वो चार्ज इसको वापस अपने से दूर भगाने के लिए दूसरी तरफ रिपेल करेगा। तो इस तरह से बार बार इसे रिपल्सन लगेगी और ये बीच में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस तरह देखो ये वाला, ये कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने के बाद में लास्ट में अपनी जगह पे आकर वापस रुक जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इसको अगर हम जानबूझ के किसी भी तरफ शिफ्ट करते भी हैं तब भी वो क्या है, वापस अपनी जगह पे आ जाता है ऑसिलेशन करने के बाद। तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो स्टेबल बनेगा। तो आपने क्या देखा, ये वाला जो केस है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है, और ये वाला जो केस बना आपका वो बना है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया यहाँ इट का जिक्र। इट का मीनिंग हमने इस बीच वाले चार्ज की बात करनी है, बाकी चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बाकी चार्ज के ऊपर फोर्स को चेक नहीं करना है। तो ये मैं वापस इनको पहले वाली सिचुएशन में ले आता हूं। अब ये देखिए, किसी एक से भी हम किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला केस हम सोल्व करने लग रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, यानी कि मैं मान लेता हूं कि माइनस क्यू चार्ज लेके चलता हूं और इसको x डिस्टेंस पे रख देते हैं। टोटल डिस्टेंस दोनों e और 4e के बीच में a डिस्टेंस गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी जो डिस्टेंस बची है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाली है a माइनस एक्स और ये वाली है x। अब इस माइनस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी वो देखते हैं। तो ये देखो, ये जो e चार्ज है माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं अगर इसको a मानता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, तो ये वाली जो फोर्स बनेगी इसको मैं FA नाम दे देता हूं। 4e भी क्या करेगा, पॉजिटिव है, माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैं नाम दे दिया FB। तो आपने क्या करना है, FA और FB की वैल्यू को इक्वल पुट कर देना है। तो देखो FA इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, FB के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। यहाँ पर FA की वैल्यू निकालते हैं। FA की वैल्यू क्या आएगी, K E इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, साइन लेना जरूरी नहीं है। A और इस P पॉइंट के बीच का जो गैप है वो कितना माना आपने, x। तो ये x स्क्वेयर इज इक्वल टू FB। B किस किस के बीच में, P और B वाले के बीच में, ये वाले इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितनी है, 4e, पहला चार्ज 4e, दूसरे वाला कितना है Q, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, a माइनस एक्स। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको काट देते हैं, k से आपका k कैंसिल आउट हो रहा है, e से आपका e कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ चुका है, ओ q भी रह गया था, q भी काट देना चाहिए था, a माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब काट देते हैं कि q से q भी कटेगा और एक चीज़ रह गई यहाँ पर 4 भी रह रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट लेते हैं तो ये बन जाता है 2x और ये बन जाता है a माइनस एक्स। तो देखो ये x इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू a। तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू आ जाती है a बाय 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a बाय 3 डिस्टेंस आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 बिल्कुल ही इजी न्यूमेरिकल है। ए चार्ज Q, एक चार्ज आपको Q गिवन है, उसको डिवाइड किया दो ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट आपका A है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका B है। ये क्या कह रहा है कि इसके दो पार्ट कर दिए। दो पार्ट इस तरह से किए कि मैंने मान लिया A को तो इसमें से Q मिला है, बाकी चार्ज बचा हुआ जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, वो B के पास है। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये पूछ रहा है इन दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों के बीच में जो फोर्स लगने लग रही है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम फोर्स किस तरह से लगेगी, तो वैसी बात है क्यू को दो पार्ट में किया तो वैसी बात है पॉजिटिव है तो दोनों पार्ट पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे, मैक्सिमम फोर्स से। तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग रहे हैं मैक्सिमम फोर्स से। तो मैंने मान लिया कोई भी किसी तरफ की बात कर लो, एफ फोर्स मान लेते हैं जो कि कितनी है, मैक्सिमम है। तो जो भी है ये वाला जो गैप है इसको अगर आर मान लेते हैं तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ की वैल्यू होनी चाहिए के
पहला चार्ज इनटू में दूसरा चार्ज, पहला चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज आपका कितना है कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो कि आपने R मानी है। अभी आपने क्या बोला, अभी आपने बोला F जो है वो कितना है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है कि अब अगर इस Q को चेंज करेंगे हल्का सा तो इस F के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर स्मॉल चेंज इन द स्मॉल Q, इस स्मॉल Q को हल्का सा अगर बढ़ा भी दें तो F की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डी एफ बाई डी क्यू, ये पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना आपने। चेंज इन F यानी कि फोर्स में चेंज विद चेंज इन स्मॉल Q, डी क्यू का मीनिंग चेंज इन स्मॉल Q, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम है। ऐसे केस में आपने क्या माना, अगर Q को हल्का सा बढ़ा भी देते हैं तो इस फोर्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए डी एफ यानी कि चेंज इन फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले से, इस वाले से। तो आपने क्या किया, यहाँ एफ की वैल्यू पुट की, तो डी बाई डी क्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितनी है के क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ब्रैकेट क्लोज, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखो इसमें जो कांस्टेंट पार्ट उसको उधर ले जाते हैं, तो K वाला और R वाला पार्ट वेरी नहीं करेगा डेरिवेशन के साथ में, तो इधर आके 0 के साथ में मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, डेरिवेशन बचेगा डी बाई डी क्यू ऑफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखो इसका डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन का सिंपल सा तरीका है। तो क्या आएगा यहाँ से डेरिवेशन, इस वाले का डेरिवेशन क्या आएगा, इसका डेरिवेशन आएगा आपका Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि Q की वैल्यू क्या आ जाती है, कैपिटल Q बाय 2। तो सिंपल सा डेरिवेशन, इसमें कुछ बताने वाली बात भी नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है। डी बाई डी क्यू करेंगे तो ये स्मॉल Q का डेरिवेशन होगा, तो कैपिटल Q ऐसे रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, 2x, ये वाला फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होता है 2x 2 माइनस 1, ये वाला, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन करते हैं तब विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ये देख लेना। इस तरह से आपने क्या देखा कि स्मॉल Q की वैल्यू आती है कैपिटल Q बाई 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है न्यूमेरिकल नंबर 3, सॉरी कंसेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहां पर फोर्सेस के कंपोनेंट्स काम करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 7, कंसीडर 3 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड L है, यानी कि सभी साइड इक्वल है, और सभी कॉर्नर के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी इक्वल है। तो अगर मैं इसको A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ, इसको मैं C बोलता हूँ, तो A, B और C पर जो चार्जेस रखे हैं वो सभी इक्वल रखे हैं, स्मॉल q एंड स्मॉल q। अब ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड यानी कि बिल्कुल जो सेंटर का जो पॉइंट होगा उस पे आपने चार्ज रखा है कैपिटल Q, उस पे कितनी फोर्स होगी। तो ये देखो सेंट्रोइड का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रोइड का मीनिंग होता है कि वो सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को R मानता हूँ तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी बनेगी, R बनेगी, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी बनेगी, R बनेगी। अब आप देखिए तीनों में से कोई भी केस देखिए, चार्ज के पेयर एक जैसे हैं, यहाँ भी स्मॉल q, यहाँ कैपिटल Q, डिस्टेंस भी R, यहाँ भी डिस्टेंस R, सेम चार्जेस, यहाँ भी डिस्टेंस R, सेम चार्जेस। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन तीनों की वजह से जो फोर्स लगेगी कैपिटल Q पे वो इक्वल लगेगी। वो किस तरह से लगेगी, उसकी डायरेक्शन वो चेक कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है ये। अब ये देखो A वाला क्या करेगा, कैपिटल Q को रिपेल करेगा इस तरफ, तो ये बन गई आपकी फोर्स FA। B वाला भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स लग रही है FB, और C वाला भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा, फोर्स लग रही है FC। ऐसे केसेस में जब ये पूरा जो आपका डायग्राम बनता है, पूरा जो सिस्टम बनता है वो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक का मतलब जैसे आपने क्या देखा, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई, ठीक है, या फिर यहाँ स्क्वायर आ जाता, या यहाँ रेगुलर पेंटागन आ जाता, या यहाँ रेगुलर हेक्सागन आ जाता, तो उस केस में ये जो फोर्सेज लगेगी सेंटर पे चार्ज रखा होगा उस पर, वो इक्वल लगेगी, और इक्वल लगेगी, और उन सब फोर्सेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल बनेगा। ऐसे केस में जब इक्वल फोर्सेस
एक्ट करती है इक्वल एंगल के ऊपर, तो सबका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। ये आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ है। इस तरह से आप देखोगे एफ ए, एफ बी और एफ सी की जो वैल्यू बनेगी वो जीरो बनेगी। तो ये ज़्यादा इसमें सोल्व करने वाली कोई भी बात नहीं थी। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या होता है, इसी न्यूमेरिकल को चेंज कर दे और यहाँ से इस क्यू को हटा दे, इस वाले को हटा दे यहाँ से। अगर मान लो ये चार्ज यहाँ से हट जाए, ये वाला चार्ज अगर यहाँ से हट जाएगा तो ये वाली चीज़ हट जाएगी यहाँ से, ये फोर्स काम नहीं करेगी। तब ये दो फोर्सेस काम करेगी, और दो फोर्स काम करेगी तो दोनों का रिजल्टेंट आपका यहाँ पर काम करेगा। तो इस एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रिजल्टेंट आपको पता है, ये वाला एंगल कितना बनेगा 120। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रिजल्टेंट वाला। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जैसे मान लो, ये तो आपको मैंने बताया पहला पॉइंट ही तो क्लियर आपको। अगर सी पे चार्ज नहीं है उस केस में ये दो फोर्स काम करेगी। कौन सी? एफ बी वाली फोर्स काम करेगी और एफ ए वाली काम करेगी, और दोनों का रिजल्टेंट यहाँ काम करेगा। तो एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी आपकी एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कोस ऑफ 120 डिग्री। तो इस तरह से आपने एफ बी एफ सी और एफ बी एफ सी और कोस 120 वैल्यू पुट करनी है और एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया मैंने। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस वाले केस में क्या है कि सभी चार्जेस इक्वल नहीं है, इसमें दो तो इक्वल दे रखे हैं, ये वाला चार्ज क्यू है, ये वाला क्यू है और ये वाला क्या है? माइनस क्यू है। बाकी सब कुछ सही है, सभी चार्ज एक जैसे नहीं है। इसमें से एक चार्ज जो है वो हटके है, दो चार्ज तो पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, ट्राइंगल आपकी वही है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वैसी बात है, सभी जो साइड है वो एल मान लेते हैं। ये साइड एल, ये वाली साइड एल और ये वाली साइड एल। मैंने मान लिया ये वाला चार्ज है ए पॉइंट पर है, ये बी हो गया और ये वाला आपका हो गया सी पॉइंट। अब आपको पता है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्लस और प्लस की हमेशा रिपल्सन शो करनी है और प्लस और माइनस की अट्रैक्शन शो करनी है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं ए पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो ये देखो, ए पे जो फोर्स लग रही है वो सी की वजह से लगने लग रही है। क्यों लगने लग रही है? क्योंकि सी वाला क्या है? नेगेटिव है, ए वाला क्या है? पॉजिटिव। इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये लग गई आपकी फोर्स ए पे सी वाले चार्ज की वजह से। अब बी वाला क्या करेगा? बी वाला पॉजिटिव है, ए वाला तो पॉजिटिव है ही, तो बी वाला ए वाले को रिपेल करेगा। किस तरफ रिपेल करेगा? अपने से दूर, इस तरफ। और अब ये दो फोर्सेस काम कर रही है और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा? इनके बिल्कुल बीच में, ऐसे। एक बात नोट करने वाली है कि हालांकि इन फोर्सेस की डायरेक्शन, जो सी वाला जो फोर्स लगा रहा है इसी तरह से बी वाला जो फोर्स लगा रहा है ए पे, इन दोनों की डायरेक्शन तो अलग हो सकती है पर दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, क्योंकि गैप और चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक तरफ एक जैसा है। ए और बी वाले मैग्नीट्यूड भी क्यू क्यू है, ए और सी वाले चार्ज भी दोनों है इक्वल है, हालांकि अपोजिट है, इसलिए डायरेक्शन की वैल्यू डायरेक्शन चेंज होने लग रही है। तो अगर इस फोर्स को मैं एफ मान लेता हूँ तो ये वाली फोर्स भी क्या बनेगी? एफ बनेगी। और इनका रिजल्टेंट कौन सा बनेगा? इसको रिजल्टेंट को मैंने मान लिया एफ बी, नेट फोर्स ऑन द चार्ज, सॉरी एफ ए मान लेते हैं, एफ ए। अब एक बात देखिए, ये वाला एंगल कितना बनता है? ये वाला बनता है 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो ये देखते हैं ये इस एफ की वैल्यू कितनी है। तो देखो एफ कितना होता है? फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के माना है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस कितनी है? एल, तो एल स्क्वायर। साइड जो है एल गिवन आपको। अब आपको क्या निकालनी है? एफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ए की वैल्यू क्या आएगी? एफ ए की वैल्यू आएगी रूट ऑफ, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए स्क्वायर का मतलब ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, तो एफ स्क्वायर प्लस 2ab एफ इंटू एफ कोस ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस, जो कि कितना बनता है? 120 डिग्री। तो आपने क्या देखा? आपने देखा इन सब की वैल्यू देखो, ये बन जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये आपका आएगा एफ स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से ये एफ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना।
और एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय यानी क्यू स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। अगर इसको आप देखो, ये तो एफ ए है, इसके एरो लगाते हो, एरो का मतलब डायरेक्शन भी लेके चलते हो, तो ये वाली डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन, ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वल है दोनों साइड में, तो बिल्कुल बीच में होगा। और ये वाला एंगल भी कितना बनता है, 60 डिग्री। तो जो डायरेक्शन बी से सी की तरफ है वही डायरेक्शन एफ ए की है, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी। तो ये एफ ए की वैल्यू निकल जाती है। इसी तरह से आपने क्या करना है, एफ बी पे फोर्स चेक करनी है, जो कि एफ ए की इक्वल आएगी। देखो, बी वाले को भी सी वाला अट्रैक्ट करेगा, ए वाला बी वाले को रिपेल करेगा इस तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, बिल्कुल बीच में काम करेगा। इस रिजल्टेंट को क्या नाम देंगे, इसको एफ बी नाम देंगे। ये वाला एंगल कितना बना है, 60 डिग्री, तो ये वाला भी 60 है। तो एफ बी की वैल्यू भी आप करके देखना, सेम ये डिटो यही होगा, के क्यू स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। इसकी जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये ए सी के पैरेलल है, यानी इसलिए लिख दिया ए सी यूनिट वेक्टर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं सी वाले पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। सी वाले पे फोर्स लगेगी कुछ इस तरह से, देखो ए वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, बी वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो देखो पहले बी वाला देख लेते हैं, बी वाला इसको अट्रैक्ट करने लग रहा है, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करने लग रहा है, एफ फोर्स से, ठीक है ना। ए वाला भी इसको अट्रैक्ट करने लग रहा है, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करने लग रहा है, एफ से। इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री, ट्राइंगल का एंगल है। और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, बिल्कुल बीच में काम करेगा। तो ये जो रिजल्टेंट है इसको मैंने मान लिया एफ सी। तो अब देखो एफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ सी की वैल्यू होगी, वही फॉर्मूला अप्लाई किया आपने रिजल्टेंट का, एफ स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टू ए बी, और दोनों के बीच में एंगल कोस ऑफ एंगल कितना है, 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपका रिजल्ट आ चुका है 2f² प्लस 2f² इंटू 1/2, को 60 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटने लग रहा है, ये आ जाएगा 3f² रूट, ये आ गया अपना 3 रूट इंटू एफ। अब आपको पता है एफ की वैल्यू पुट करते हैं, √3 एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, के क्यू स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। और ये जो यूनिट वेक्टर इसको मैं इस तरफ मान लेता हूँ एन, तो ये आपकी आ जाती है फोर्स। तो इस तरह से आपने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या कहता है, 4 equal point charges of magnitude small q are placed on the corner of a square of side A। ये जो आपका स्क्वायर गिवन है उसकी साइड आपको ए है, ए बता रखी है, ये वाली साइड भी ए है, ये भी साइड ए, ये वाली साइड भी ए, और ये वाली साइड भी ए। ये कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ऑन द कॉर्नर, किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसे मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ, इसे मैं सी मान लेता हूँ, इसे मैं डी मान लेता हूँ। तो हम चेक कर लेते हैं कि बी वाले पे कितनी फोर्स लगने लग रही है। तो हम चेक करते हैं 1 बाय 1 इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। देखो ए वाला भी बी वाले को रिपेल करेगा, सी वाला भी बी को रिपेल करेगा, क्योंकि ए का बी से गैप और सी वाले का बी से गैप इक्वल है, ए और ए डिस्टेंस पे है। इसका मतलब यह कि ए वाला और सी वाला दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये देखो, ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से, ए वाले चार्ज की वजह से। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया एफ ए, जो कि एफ के इक्वल मान ली मैंने, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको भी एफ मान लेता हूं, क्यों, क्योंकि सेम उतना ही चार्ज है, उतनी डिस्टेंस पे है। और डी वाला भी रह गया, पहले डी वाले को छोड़ो, पहले इनका देखते हैं। ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये दोनों कितने एंगल पे काम करने लग रही है, ये काम करने लग रही है 90 डिग्री पे। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, रिजल्टेंट करेगा बिल्कुल बीच में, इस तरह से। तो ये जो है ये रिजल्टेंट बन गया अपना, ये रिजल्टेंट बन गया एफ, इसको मैं एफ बी मान लेता हूँ, ठीक है, एफ बी डैश मान लेता हूँ, कुछ ही मान ले, एफ बी डैश मान लेते हैं। इस एफ बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, एफ बी डैश की वैल्यू आएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, जो कि 90 डिग्री बनने लग रहा है। तो यहाँ से ये आ जाता है कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये आ जाता है 2f² यानी कि √2f। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू देखो, एफ आपने नहीं देखा ना अभी तक, एफ की वैल्यू देखते हैं। एफ कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स,
ये किसकी है, ए वाले और बी वाले की वजह से। तो कितनी होगी देखो, एफ की वैल्यू होगी, एफ इज इक्वल टू होगा के Q1 Q2, पहला चार्ज भी Q, दूसरा चार्ज भी Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर। तो ये वाली बनेगी वैल्यू एफ की। अब देखते हैं कि डी वाला चार्ज भी से फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है। ये देखो, ये जो फोर्स है ये किस से लग रही है, ये लग रही है फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट डी। कितनी लग रही है, इसको मैं नाम दे दिया एफ डी नाम दे दिया। बट इस एफ डी की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो इस एफ डी की जो वैल्यू है वो देखते हैं। एफ डी क्या बनेगा, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई, यानी कि के क्यू स्क्वेयर बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको पता है डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस होती है डायगोनल, डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, √2a। तो √2a और इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये इतनी इतनी है, इस 2 को बाहर रहने दो। ये वाली जो वैल्यू इसी की इक्वल है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ f/2, यानी कि एफ डी की वैल्यू क्या आ गई, f/2। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, नेट वैल्यू निकाल लेनी है। तो एफ नेट कितनी आएगी, एफ बी डैश प्लस एफ डी। अब दोनों वैल्यू आपके पास है, एफ बी डैश की वैल्यू आपने निकाली थी √2f प्लस एफ डी की वैल्यू निकाल लिया आपने f/2। तो आप f कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे, ये आएगा 2√2 + 1/2। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एफ नेट की वैल्यू निकालनी है। इस एफ की वैल्यू ये वाली आप पुट भी कर सकते हो। और ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा 45 डिग्री। तो बीटा जो बनेगा वो कितना बनेगा 45 डिग्री, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है किसी एक फोर्स के साथ में। तो ये आपका थी न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम अपना देखेंगे एक कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो ये था आपका, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नए लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर।